हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है चुनाव का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्रिन है, दिया गया है टीपीए के सेक्शन नंबर 35 में। तो आज की वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके जो भी एक्सेप्शंस हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 35 जो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है, यानी कि चुनाव के सिद्धांत के बारे में बताता है। सिंपल वर्ड्स में ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि हम प्रॉपर्टी को बेचने का, उसको सेल करने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन पार्टीज़ होती हैं, यानी कि तीन पक्षकार होते हैं। पहला वो जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसका ओनर है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा वो जो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है या उसको सेल कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या? अंतरणकर्ता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेच रहा है। तीसरा वो जिसको प्रॉपर्टी बेची जा रही है या जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, वो होता है अंतरिती। तो यहाँ पे तीन पार्टीज हुए। एक हो गया प्रॉपर्टी का मालिक, दूसरा हो गया उसको ट्रांसफ़र करने वाला यानी कि अंतरणकर्ता, और तीसरा हुआ जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है यानी कि अंतरिती। अब ये जो हमारा डॉक्ट्रिन है ना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ए के पास एक घर है, ठीक, ए है, उसके पास एक घर है और बी ए से ये कहता है कि आप अपना घर सी को बेच दो। अब क्या करता है, ए जो है वो बी से कहता है कि ठीक है, आप सी को बुलाओ और मैं उसे अपना घर बेच दूंगा, ठीक। अब या किसी को भी बुलाओ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सी को ही बुलाओ। ये नहीं कहेगा स्पेसिफिकली कि किसी एक पर्सन को बुलाओ, तो वो कहेगा किसी को भी बुलाओ जिसको मैं अपना घर बेचूंगा। तो यहाँ पर जो ए कहता है कि घर तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन वो सीधा ए उसको घर को नहीं बेचता, बल्कि ए की तरफ से बी जो है उसका घर बेच रहा है। तो यहाँ पे बी क्या करता है, अगर बी मान लो सी नाम के व्यक्ति को लेकर आता है, उसको ढूंढ कर लाता है और ए से कहता है कि आप इसे घर बेच दो, ये लेना चाहता है, तो ए को क्या फ़ायदा होना है, क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से? तो बी कहता है कि 12 लाख में मैं आपको दे दूँगा। मतलब ए ने बी से कहा कि एक आदमी ढूंढ कर लाओ जो मेरा घर खरीद ले। बी कहता है कि मैं सी को ढूंढ कर लाया हूँ, आप एक काम करो, इसको अपना घर बेच दो। अब ए ये कहता है कि तुम सी को ढूंढ कर तो लाए हो, बट उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा? घर तो तुम बेच रहे हो, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो बी ये कहता है कि ठीक है, आपका घर मैं बेच दूंगा, बट एक काम करो, मैं आपको 12 लाख रुपए दूंगा, आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो पूरे अरेंजमेंट में प्रॉपर्टी का जो ओनर है ए, लेकिन जो सी है अंतरिती है, तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है किसके माध्यम से? बी के माध्यम से। तो बी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ए उसका ओनर है और सी को प्रॉपर्टी जा रही है। और उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से फ़ायदा किसको हो रहा है, किसको दे रहा है? बी प्रॉपर्टी के मालिक ए को, क्योंकि वो अपनी तरफ से उसको 12 लाख रुपए दे रहा है। तो यहाँ पर बी को पैसा किससे मिलेगा? सी से मिलेगा, है ना, जिसे प्रॉपर्टी बेची जा रही है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के मालिक यानी ए के पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि वो उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर ले, मतलब बी जो सी को ढूंढ कर लाया है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो मान ले कि ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बेच दो। अगर वो एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लेता है, मतलब बी को अपना अंतरिती स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, सी को तुम घर बेच दो, तो बी क्या करेगा? बी क्या करेगा? ए को 12 लाख रुपए दे देगा, क्योंकि फ़ायदा तो उसे देना है ना, बेनिफिट तो देना है ए को जो उसने कहे थे। तो यहाँ पर, और अगर मान लो ए जो है वो सी को रिजेक्ट कर देता है, ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं सी को बिल्कुल अपना अंतरिती नहीं मानूंगा, ट्रांसफर फ्री नहीं मानूंगा, मुझे नहीं बेचना इसको घर, तो फिर क्या करेगा? सी निराश हो जाएगा और जो 12 लाख बी ने ए को दिए थे वो वापस से बी जो ट्रांसफरर है, जो अंतरण करता है, उसको वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो बेनिफिट, जो फ़ायदा ए को मिला था वो वापस से अंतरणकर्ता को यहाँ पर चला जाएगा। और सी जो है वो यहाँ पर बी से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि ए से उसका कोई लेन देन नहीं था। सी किसको जानता था? बी को जानता था, क्योंकि उसको ढूंढकर कौन लाया? बी लाया, ये तो जानता ही नहीं था सी को, ठीक। अब यहाँ पर
इतना आपको समझ में आया कि एक ओनर होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बी बेचेगा और बी जिसको बेच रहा है उसको वो ढूंढ कर लाएगा। तो थर्ड 3 पर्सन हो गए यहाँ पे। तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 35 है वो यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की इच्छा करता है जिसे ट्रांसफ़र करने का उसे कोई राइट भी नहीं है, यहाँ पे बी को कोई राइट नहीं था, ए ने ही तो उसको राइट दिया कि जाओ मेरी प्रॉपर्टी सेल कराओ, तो उसके अंतरण से कोई फ़ायदा उस प्रॉपर्टी के मालिक को देता है। प्रॉपर्टी बेच रहा है यहाँ पे बी, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी के मालिक ए को। वहाँ ऐसी स्वामी को ये चुनाव करना होगा, मतलब उसको एक तरीके से इस चीज़ को चुनना होगा कि वो या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे, यानी कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि या तो वो सी को अपना अंतरिति मान ले, उसको बेचने के लिए वो तैयार हो जाए, या फिर उससे विसम्मत हो, मतलब उसे या फिर रिजेक्ट कर दे। तो 2 ही तो उसके पास ऑप्शन होंगे, या तो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। और बाद वाली दशा में अगर ऐसे फ़ायदे को वो छोड़ देता है जो ओनर है, तो इस तरह त्यागा गया फ़ायदा अंतरणकर्ता मतलब जो हमारा बी था, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा था, और उसके प्रतिनिधि को ऐसे लागू होगा मानो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं था। मतलब कि वो पैसा, वो फ़ायदा जो दिया है बी ने ए को, वो वापस से बी को चला जाएगा, या फिर उसके जो उत्तराधिकारी मतलब जो भी उसकी तरफ से व्यक्ति हैं उनको वापस चला जाएगा। अब नेक्स्ट पैरा में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो जहां अंतरण अनुग्राहिक है और अंतरणकर्ता यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो चुनाव करने से पहले ही मर गया है, या नए ट्रांसफ़र करने के लिए वह असमर्थ हो गया है, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा है, तो उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफल के लिए है, मतलब कंसीडरेशन के लिए है, बदले में कुछ मिलना है, तो वहाँ निराश अंतरिति हमारे एग्जाम्पल में कौन था? सी क्या हो गया था? निराश हो गया था, क्योंकि ए ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उसको प्रतिफल की रकम और उस प्रॉपर्टी को जिसको उसने अंतरित करने का उसे प्रयास किया गया था कि ये प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र होगी, मूल्य को चुका देने के भार के अधीन ही वही फ़ायदा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो पैरा है ना, इसको हम मतलब एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। देखो अब बात ये आती है कि ए ने तो सी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक। बी जो है वो सी को ढूंढ कर लाया था ए के लिए लाया था ढूंढ के कि ठीक है आप अब एक काम करो, जो अपना घर आप बेचना चाहते हो आप सी को बेच दो, ये खरीदने के लिए तैयार है। अब ए ने क्या किया? ए ने रिजेक्ट कर दिया सी को, तो सी हो गया निराश। तो वो ट्रांसफ़र जो उसको किया जा रहा था वो अगर ग्रेटिट्यूअस था या नॉन ग्रेटिट्यूअस था, ठीक, मतलब किसी फ़ायदे के लिए था, किसी प्रतिफल के लिए था, या बिना प्रतिफल के था, ये देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो सी को जो ट्रांसफ़र कर रहा था वो सेल कर रहा था या गिफ्ट कर रहा था, क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो बदले में हमें कुछ कंसीडरेशन थोड़ी ना मिलता है, हम तो बिना प्रतिफल के लिए करते हैं। लेकिन जब हम सेल करते हैं तो सेल में तो हमें बदले में पैसा मिलता है जब हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं। तो यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो बी है वो सी को जो ट्रांसफ़र कर रहा था घर, वो गिफ्ट कर रहा था या सेल कर रहा था, मतलब उसे बदले में कुछ पैसा चाहिए था या वो ऐसे ही गिफ्ट कर रहा था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बी और सी के बीच की ए का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, ठीक। यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सी तो ए को जानता ही नहीं, सी को तो कौन लेकर आया? बी लेकर आया। तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और किसको कर रहा है? सी को कर रहा है। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि अगर प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के ली गई है, मतलब बिना किसी बदले में आप कुछ नहीं मिला बी को, उसके बदले में ही वो उसने प्रॉपर्टी दे दी, तो उसको बोलेंगे ग्रेटिट्यूअस, ठीक। तो अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफ़र की गई है और सी को रिजेक्ट कर दिया गया है और प्रॉपर्टी की वैल्यू तक का पैसा क्या होगा? उसको वापस मिल जाएगा। वो भी सिर्फ तब जब बी यानी कि जो अंतरण करता है उसकी डेथ चुनाव करने से पहले ही हो जाती है। अब बी तो रहा नहीं, ठीक। सी किससे प्रॉपर्टी की वैल्यू का पैसा वसूल करेगा? किससे करेगा पैसा वसूल? तो वो लेगा बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, जो उसके विधिक प्रतिनिधि होगा ना, उनसे वो अपना पैसा वापस लेगा, ठीक। लेकिन अगर सी ने बी को पैसे दिए थे, लेकिन मान लो ट्रांसफ़र नॉन ग्रेटिट्यूअस था, यानी कि बदले में कुछ कंसिडरेशन मिला था, मतलब उसने मकान उसको सेल किया था, गिफ्ट नहीं किया था, तो तब अगर सी को रिजेक्ट कर दिया गया और सी हो गया निराश, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव करने से पहले या अंतरिति को एक्सेप्ट करने से पहले जो हमारा अंतरण करता है वो मर गया है या जीवित है, तो भी अंतरिति यानी कि जो हमारा अंतरिति है वो सी है, तो उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू तक का कंपनसेशन या मुआवजा वो ले सकता है। और किससे लेगा? ट्रांसफरर से लेगा।
अगर वो जिंदा है तो, मतलब अगर बी जिंदा है तो बी से लेगा प्रॉपर्टी की वैल्यू तक का जो पैसा है, और अगर वो मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेगा। तो सिंपली यहाँ पर यही सारे पॉइंट जो हैं वो कहे गए हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक के जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि बेसिकली जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो क्या कह रहा है। अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चुनाव का जो तरीका होता है, चुनाव की जो रीति होती है, वो अभिव्यक्त और विवक्षित यानी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें जो ए है, ए कौन था? ओनर था। बी कौन था? वो था आपका ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा था। और सी कौन था? जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही थी, वो था अंतरिति। तो यहाँ पे बात हो रही है ए के लिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये ए के लिए है जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो ए जो है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको जो चुनना है, उसको ये चीज़ चुननी है कि वो सी को अपना ट्रांसफरी कर रहा है एक्सेप्ट या नहीं, मतलब वो सी को बेचना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टी या नहीं। तो अगर ए को सी को चुनना है या नहीं चुनना है, मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं अंतरिति के तौर पे, तो ए को ये दो तरीके दिए गए हैं जिस तरीके से वो इस चीज़ को इलेक्ट कर सकता है या चुनाव कर सकता है। या तो वो चाहे अभिव्यक्त भी तरीके से इसको कर सकता है, मतलब एक्सप्रेसली कर दे, लिख कर या बोल कर दे दे। सिंपली एक्सप्रेस का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख कर या बोल कर बताते हो। और सेकंड है विवक्षित, मतलब इम्प्लाइड तरीके से भी वो कर सकता है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कंडक्ट से, उसके आचरण से अगर लग जाए कि हाँ इसने सी को स्वीकार कर लिया है अंतरिति, तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है। पहला पॉइंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जैसे हमारे एग्जांपल में ओनर कौन था? ए। उसको 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी के ओनर को 1 साल के अंदर एक्सेप्ट करना होगा कि वो जो ट्रांसफरी था, मतलब वो जो आपका अंतरिति था, जैसे हमारे एग्जाम्पल में अंतरिति सी था जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ओनर के पास 1 साल का टाइम होता है कि वो 1 साल के अंदर या तो सी को रिजेक्ट कर दे या फिर उसे अपना अंतरिति मान ले। लेकिन अगर 1 साल के अंदर जो ओनर ए है वो नहीं बताता है ना, तो ट्रांसफरर उसे और टाइम देगा। ट्रांसफरर कौन था? हमारा अंतरणकर्ता बी था, तो बी उसको और टाइम दे देगा। चलो तो आपको मैं और टाइम दे देता हूँ, आप अभी सोच लो कि आप सी को रिजेक्ट कर रहे हो या उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर फेल हो जाता है, फिर भी ये कुछ नहीं बताता, पहले 1 साल का टाइम दिया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बता रहा है, तो फिर अब कोई टाइम नहीं मिलेगा ए को। ठीक, ये माना जाएगा कि ओनर ने अंतरिति को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब उसने सी को अपना अंतरिति ए ने स्वीकार कर लिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वामी द्वारा असमर्थ होने पर चुनाव का मुलतवी होना। यानी कि अगर ओनर इलेक्शन या चुनाव करने से डिसेबल हो जाए, मतलब अगर वो इलेक्ट ही ना कर पाए, वो यही ना बता पाए कि मैं इसको अंतरिति चुनना चाहता हूँ या नहीं उसके पास, या फिर तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब उसके पास तो वो तो डिसेबल हो गया, पागल वगैरह हो गया है ना, कुछ भी डिसेबिलिटी हो सकती है ऐसी। तो ये जो चुनाव है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये आपका इसमें जो ये चीज़ दी गई है कि उसको चुनना है या उसको रिजेक्ट करना है, इसको तब तक टाला जा सकता है चुनाव को जब तक उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म ना हो जाए, मतलब अगर वो पागल है तो वो पागल से सही ना हो जाए, या जब तक उसके जो विधिक संरक्षक है, जो उसके लीगल गार्डियन है, वो उस इलेक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर लेते। तो ये सब पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला, चुनाव का तरीका इम्प्लाइड और विवक्षित भी हो सकता है। दूसरा, ओनर को 1 साल का टाइम दिया जाएगा, 1 साल में अगर नहीं स्वीकार करता तो फिर थोड़ा और टाइम दिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं करता तो फिर क्या होगा, मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है किसको, अंतरिति को। और तीसरा, अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है ओनर में, तो जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो तब तक के लिए टाल दिया जाएगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर जब तक उसके लीगल गार्डियन उस अंतरिति को स्वीकार या रिजेक्ट नहीं कर देते। चलो अब डिस्कस करते हैं हम इसके एक्सेप्शंस को। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के शुरू में ही कि हम इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है सेक्शन नंबर 35 का, वो ये कह रहा है, जब हम एक्सेप्शन पे जाते हैं, कि जहाँ प्रॉपर्टी के स्वामी को जिसका ट्रांसफ़र करने की अंतरणकर्ता प्रवंजना करता है, मतलब इच्छा करता है, कोई विशिष्ट फ़ायदा देना अभिव्यक्त किया गया है और ऐसा फ़ायदा उसे प्रॉपर्टी के बदले में किया जाना अभिव्यक्त है, तो वहाँ ऐसा स्वामी उस प्रॉपर्टी का दावा करे तो उसे विशिष्ट फ़ायदे को त्याग करना होगा, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन से, उसी संव्यवहार से उसे मिले हुए कोई भी फ़ायदा है तो जो दूसरा फ़ायदा है वो उसको त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, देखो पहला पैरा ये कहना चाह रहा है कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का, अब ओनर कौन था यहाँ पे, ए, जो हमने एग्जाम्पल देखा,
तो वो प्रॉपर्टी का ओनर है, तो उसे जो भी फ़ायदे मिल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने से, उसे केवल वही फ़ायदे अपने पास रखने हैं जो उसको विशेष फ़ायदे हों, जो बहुत ही स्पेसिफिक फ़ायदे, स्पेसिफिक बेनिफिट जो है वही उसको रखने हैं, जिनके बारे में ओनर ने अंतरिति, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में अंतरिति कौन था, सी, तो ए ने सी को अपना अंतरिति चुना था। तो जिस जिस फ़ायदे के बारे में वो सी को अपना अंतरिति चुन रहा है, बस उसे उन फ़ायदों में से वही फ़ायदे अपने पास रखने हैं, बाकी के उसको लौटाने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बी है। अब बी ने दो चीज़ें दी, एक तो ए को 12 लाख रुपए दिए, क्या दिए, एक तो ए को 12 लाख रुपए दिए, ठीक। दूसरा क्या चीज़ दी, दूसरा उसको अपना घर भी गिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, घर जो है वो गिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे ए ने जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो तो ए जो ओनर है, अगर अंतरिति यानी कि सी को क्या करता है, सी को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ए 12 लाख रुपए एक्सेप्ट करेगा और गिफ्ट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक। क्या करेगा, एक्सेप्ट 12 लाख रुपए, लेकिन जो उसे गिफ्ट दिया था बी ने अपने घर का, वो उसको रिजेक्ट करना होगा, वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओनर अंतरिति को स्वीकार करे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस ओनर को अंतरणकर्ता से फ़ायदा मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पैरा ये कह रहा है। बात कर लेते हैं सेकंड पैरा की। सेकंड पैरा ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को फ़ायदा दिया गया है उस व्यक्ति ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अंतरण की पुष्टि के लिए उसके द्वारा किया गया जो चुनाव है वो गठित हो जाता है, तो अगर चुनाव करने में वो अपनी ड्यूटीज़ को जानता है और उन कंडीशंस, उन परिस्थितियों को भी वो जानता है जो चुनाव करने में किसी युक्तिमान मनुष्य के निर्णय पर प्रभाव डालती हैं, या अगर वह उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए अधित्यंजन कर देता है। तो सिंपल वर्ड्स में सेकंड पैरा ये कहना चाह रहा है कि अगर ओनर फ़ायदे या बेनिफिट एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने अंतरिति को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि बी जो है वो 12 लाख रुपए ए को दे रहा है ताकि वो सी को एक्सेप्ट कर ले अपने अंतरिति के रूप में। तो यहाँ पे अगर ए ने वो 12 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं तो बी यही मानेगा या सब यही माना जाएगा कि उसने सी को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब उसने जब 12 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं तो यही तो माना जाएगा ना कि उसने अंतरिति को भी एक्सेप्ट कर लिया, अब वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये कह रहा है आपका सेकेंड पैरा। इसके बाद आता है आपका थर्ड पैरा। ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति जिसे फ़ायदा दिया गया है विसहमति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना उसका उपभोग 2 साल तक कर लेता है और ऐसा ज्ञान या अधित्यंजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में उपधारित कर लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ऐसा ज्ञान या अधित्यंजन उसके किसी ऐसे काम से अनुमति किया जा सकता है जिसने उस प्रॉपर्टी में जिसके ट्रांसफ़र करने की प्रवंजना की गई है, जो भी हितबद्ध व्यक्ति हैं उनको इस दशा में रखना इम्पॉसिबल बना दिया है कि जिसमें अगर वे होते तो वो कार्य ना किया गया होता। अब सिंपली इसको हमें सिंपल वर्ड्स में समझना होगा क्योंकि इस तरीके से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो थर्ड पैरा ये कहता है कि दो ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये मान लिया जाएगा कि अंतरिति को एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमारे एग्जाम्पल में अंतरिति सी था, ए जो था वो ओनर था और जो बी था वो ट्रांसफ़र था, मतलब जो अंतरण करता था। तो यहाँ पे अगर ओनर ने दो चीज़ ऐसी कर दी, दो बातें ऐसी कर दी, तो उसमें ये मान लिया जाएगा कि उसने सी को अपना अंतरिति एक्सेप्ट कर लिया है। पहला ये कि अगर उसने जो फ़ायदे या बेनिफिट लिए हैं या जो भी फ़ायदे ओनर को दिए गए हैं तो वो 2 साल तक उसने इंजॉय कर लिया है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बी को हमने देखा कि उसने 12 लाख रुपए ए को दिए हैं। अब ए क्या करता है, उन 12 लाख रुपयों को 2 साल तक इंजॉय करता है। तो हम ये मान लेंगे कि ए ने सी को अपना अंतरिति या अपना ट्रांसफरी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी सिचुएशन जो हमने दूसरे पैरा में पढ़ी वो हमें ये बताती है कि अगर ओनर कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा कार्य कर देता है जिससे हितबद्ध व्यक्ति को उस सिचुएशन में रखना इम्पॉसिबल हो जाए जिसमें अगर वो एक्ट ना किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर जो बी है वो ए से ये कहता है कि मैं अपनी कार आपको एज अ बेनिफिट, मतलब फ़ायदे के तौर पर आपको देता हूँ, आप एक काम करो अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दो। बट ए ना तो हाँ कह रहा है ना कह रहा है, ठीक, कुछ नहीं कह रहा, चुप है वो। तो बल्कि उसने बी की कार को यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब बी ने कहा कि भाई आप सी को ट्रांसफ़र कर दो अपनी प्रॉपर्टी,
मैं जो हूँ आपको अपनी कार दे रहा हूँ, तो ए क्या करता है, ना तो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बल्कि उसकी कार को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने सी को अपना अंतरिति के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब हम बी को उस सिचुएशन में नहीं ला सकते जिसमें वो पहले था जब कार उसके पास थी, क्योंकि ए ने अगर कार यूज़ की तो उसको ज़रूर वो पुरानी वगैरह तो हो ही गई होगी ना, उसने उसको यूज़ कर लिया। अब पहले वाली जैसी तो वो नहीं हो सकती जैसी बिल्कुल नई के टाइम पे होती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर ओनर कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे पहले वाली सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने जो है उस व्यक्ति को जो अंतरिति था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ, 1961 का केस है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि एक व्यक्ति एक ही ट्रांजैक्शन को एक टाइम पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उस ट्रांजैक्शन के फ़ायदे को भी स्वीकार कर ले और उससे उत्पन्न होने वाला, उससे जो होने वाली ऑब्लिगेशंस है उनको वो स्वीकार ना करे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो इस बात पे जोर देता है कि हमें एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए था ओनर, तो उसे एक टाइम पे ये नहीं है कि वो सी को रिजेक्ट भी कर रहा है और उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, नहीं, या तो वो रिजेक्ट करेगा या फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यही सारी चीज़ें उसको करनी होंगी और ऐसा इस केस में कहा दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, किसको, सी को कर रहा था, तो वो ऐसा नहीं है कि सी को वो अपना मकान बेचने के लिए भी कह रहा है और उसको रिजेक्ट भी कर रहा है, तो नहीं, उसको एक चीज़ चुननी होगी कि वो उसका अपना अंतरिति स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही बात कोर्ट ने इस केस में कही है। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने सेक्शन नंबर 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन डिस्कस किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।